कारण कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज हम बात करेंगे चावल की, जहां पर सरकार की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, जहां पर एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी तो बढ़ाई ही गई है, साथ ही साथ यहां पर ब्रोकन राइस जो है उसको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। इसको आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। डिटेल में इसके बात करेंगे साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हल्का सा इजाफा हमने वापस लौटता हुआ देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दूसरा ऐसा हफ्ता होगा जब यहां पर कच्चे तेल में एक नेगेटिव क्लोजिंग हम बनता हुआ देख रहे हैं। लेकिन बढ़त यहां पर बेस मेटल्स में देखने को मिली है। आज की अगर बात करें तो 1 से 3% की तेजी यहां पर अब भी है। डॉलर इंडेक्स में जो तेजी थी उसके ऊपर कुछ पॉज लगा है। चिली में एस्कॉन्डेडा माइन में यहां पर स्ट्राइक की बात की जा रही है, और चाइना में ही यहां पर जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे हाउसिंग के, वहां पर काम फिर से शुरू होने की बात की जा रही है, तो उसका भी सपोर्ट हमने यहां पर मेटल्स में आता हुआ देखा है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा, एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया, सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल और ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के ईडी विनोद कौल। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। चावल से ही पहले शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से हमने पिछले 2-3 महीनों में बहुत सारे स्टेप्स उठते हुए देखे, ज़्यादातर कमोडिटीज़ की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि भावों में बहुत ज़्यादा बढ़त ना देखने को मिले। और जैसे जैसे अब फेस्टिवल सीजन पास आता जा रहा है, मार्केट्स ये और सरकार ये तय भी करना चाहती है कि भावों में यहाँ पर बहुत वृद्धि ना हो। और चावल को लेकर कुछ चिंताएं रही भी हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप बुआई का इलाका देखें तो अब भी थोड़ा सा नेगेटिव में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी यही हाल है, चाहे आप यूरोप देखें, यूएस देखें, यहाँ पर भी क्रॉप को लेकर कुछ चिंताएं हैं। और इसी वजह से शायद यहाँ पर इंडियन मार्केट्स की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमने ये स्टेप आता हुआ देखा है। हिमांशु जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह का ये एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है और ब्रोकन राइस पे एक्सपोर्ट बैन लगाया गया है, कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखते हैं आप? मनीषा जी, मेरे हिसाब से चावल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को कम से कम 50% का चेंज मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट नंबर्स पर हम देखेंगे, बिकॉज 20% बहुत बड़ा नंबर है एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट्स इसका काफी अच्छा फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार सभी मार्केट में वापस एक्टिव हो जाएंगे। एंड रही बात ब्रोकन एक्सपोर्ट की, जो इंडियन नॉन बासमती एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट 25% था, उस पर एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है विदाउट एनी ट्रांजिशनल अग्रीमेंट, जो काफी अटकलें लग रही हैं। जो माल पोर्ट पर है, जो वेसल खड़े हैं, जिनका पर डे करीबन 25 से 30 हजार डॉलर का कॉस्ट आ रहा है, इस कॉस्ट में क्या क्या चेंजेस आने हैं और कैसे इसको इंडस्ट्री अब्सॉर्ब करेगा, उन चीजों को लेकर हमारी लगातार मिनिस्ट्री से मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी इस पर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। बट हाँ, हम नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट मार्केट में कम से कम 50% का गिरावट जरूर देखेंगे फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस विद दीज न्यू नोटिफिकेशंस। हिमांशु, अगर हम इस साल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चावल के भावों में करीबन 20% की तेजी देखने को मिली है। जून और जुलाई में इंडियन मार्केट्स में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली थी चावल के प्राइसेस में। कितनी बढ़त इस साल में पिछले साल के कंपैरिजन में आप आता हुआ देखते हैं चावल के प्राइसेस में एज ऑफ नाउ? अब प्राइजेस में तो मैंने, जैसे लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, प्राइजेस में जो इजाफा था उसमें काफी करेक्शन आ चुका था। ओके। और अब तो हम प्राइजेस को काफी हद तक क्रैश होता हुआ देखेंगे। ये जो नई हम्म। नोटिफिकेशन है उसके बाद वी वुड सी द लोकल मार्केट में काफी सुधार प्राइजेस का आएगा इसके बाद। तो मुझे लगता है कि अच्छा, खासकर मेरी समझ में बुआई का जो हम बात कर रहे थे या मानसून की बात कर रहे थे, ब्रोकन राइस का मुझे इस से काफी शॉक्ड है हम लोग, ये जो रिपोर्ट आई है, बिकॉज इसका कोई भी रिलेशनशिप सरकारी आंकड़ों या उनके टारगेट्स का नहीं होता है। एक बाई प्रोडक्ट का बैन होना, ये काफी असमंजस भरा नोटिफिकेशन था, जिससे हम लोग काफी शॉक्ड हैं। एंड दिस ये खासकर ब्रोकन के एक्सपोर्ट से काफी अच्छा खासा सपोर्ट इस इंडस्ट्री को मिला था। तो ये समझ पाना काफी मुश्किल है कि गवर्नमेंट ने एक बाय प्रोडक्ट को बैन क्यों किया है, हम्म। जबकि इसका किसी भी गवर्नमेंट के विभाग से कोई खास लेना देना था नहीं। हम्म। विनोद जी, आप कैसे देखते हैं ये नोटिफिकेशन? और जैसे हिमांशु कह रहे हैं, थोड़ा सा शॉकिंग भी रहा, और जिस तरह से डिटेलिंग है इसकी वो भी एज पर इंडस्ट्री क्लियरली, इंडस्ट्रीज को एज ऑफ नाउ यहाँ पर डिबेट करना चाहेगी, सरकार की तरफ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस बनाने की भी जरूरत है।
हाँ जी, वो बिल्कुल इनफैक्ट इस टाइम कंकरेंटली जो है फूड सेक्रेटरी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें भी कुछ हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। बेसिकली जो हिमांशु जी कह रहे थे, ये शॉकिंग डिसीजन तो है कि ऑल ऑफ ए सडन जो है इसको ब्रोकन को आज सुबह-सुबह आ गया कि बैन हो गया है। लेकिन मेरी जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये शायद इथेनॉल प्रोडक्शन की वजह से ये मूव गवर्नमेंट ने लिया है। अदरवाइज कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि जिसमें ये स्टेप लेने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि अगर आप 21-22 का डेटा देखते हैं तो 38 लाख टन जो है ब्रोकन राइस का हमारा एक्सपोर्ट हुआ था, जो एक बड़ी क्वांटिटी है और हम कॉम्पिटिटिव थे कंपेयर टू थाईलैंड एटसेट्रा। तो इसका नुकसान अब हमें ये होने वाला है कि ये जैसा हिमांशु जी सही कह रहे थे कि थाईलैंड जो है बाउंस बैक करेगा और हम लोग जो है पीछे चले जाएंगे, और हमारा ओवरऑल नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट जो पिछले 2 साल में बहुत अच्छा चल रहा था, उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। मनोज जी, जैसे आपने कहा कि एज ऑफ नाउ भी मीटिंग जारी है और फूड डिपार्टमेंट से यहाँ पर बातचीत भी चल रही है। 150 कंट्रीज को भारत यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एक्सपोर्टर देश भी है और बहुत बड़ी क्वांटिटीज यहाँ पे जाती हैं। इस तरह का जब बैन लगता है, और जैसे हम बाकी बहुत सारी दूसरी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी देख चुके हैं कि उसका एक वो फायर बैक करता है हमारे ऊपर, तो चावल में किस तरह की स्थिति बनती हुई दिखती है? माफ कीजिए, क्वेश्चन मेरे से था, मेरा बीच में एक इंटरसेप्ट हो गया था कॉल, तो मेरा थोड़ा वॉइस ब्रेक। मेरे से ही क्वेश्चन पूछा है ना? हाँ जी विनोद जी। हाँ जी, तो देखिए इसमें ओवरऑल अगर जो मैं देख रहा हूँ कि इस टाइम अगर हम ब्रोकन के बैन की बात करते हैं, अगर हम पिछले साल का ही एवरेज इस टाइम मानकर चलते हैं, तो अभी तक लगभग 1.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट हुआ होगा। और जो ट्रांजिशन, हिमांशु जी थोड़ा सा इन्होंने ट्रांजिशन पीरियड 1 हफ्ते का ही दिया है। जो पोर्ट पे माल पहुंचा हुआ था, अब उसकी क्या स्थिति रहेगी, और उसको कंसीडर करते हुए सीधा ब्रोकन पे ईयर एंड तक जो है 50% का ड्रॉप तो सिर्फ ब्रोकन में ही होगा। और दूसरी बात है, जहां पर बाकी जो मिल्ड राइस है उस पर 20% ड्यूटी लगने से हम प्राइस इन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, उस पर भी काफी इम्पैक्ट आएगा। और हम जो पिछले महीने तक हम सोच रहे थे कि इस बार थोड़ा सा और अच्छी रिकवरी फिर होगी और हम जो रिकॉर्ड हमारा एक्सपोर्ट पिछले 2 साल से चल रहा था उसके लेवल पर लगभग रहेंगे। लेकिन जो ये स्थिति हुई है कि हम प्राइस इनकम्पिटिटिव हो जाएंगे और 50% हमारा ब्रोकन का ड्रॉप हो जाएगा, इससे अब बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आने का जो है अंदेशा लग रहा है। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि सरकार की तरफ से बयान भी आ रहे हैं कि ब्रोकन राइस के भाव में भी बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है, ओवरऑल राइस के प्राइसेस में बढ़त थी और इसीलिए सरकार को ये स्टेप भी उठाना पड़ा। ऑफ कोर्स वो डिटेल्स जैसे विनोद जी ने कहा, जो अभी सुधांशु पांडे जी बोल रहे हैं, तो वो डिटेल्स वहां से आती हुई। हिमांशु, क्लियरली एक इम्पैक्ट है यहाँ पर इंडस्ट्री को, लेकिन क्या स्थिति बहुत चिंताजनक रही है? क्योंकि बुआई का इलाका बाजार भी मानता है कि ऑलमोस्ट पिछले साल के जितना ही हो जाएगा। सरकार के पास यहाँ पर बफर स्टॉक भी अच्छा खासा है, तो एक बड़ी चिंता एज ऑफ नाउ आप कहां से आता हुआ देखते हैं? देखिए, बड़ी चिंता सबसे ज्यादा ये है कि बहुत पिछले 2007 से 2011 गैर बासमती चावल का निर्यात प्रतिबंधित था गवर्नमेंट द्वारा। तो उसके बाद 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद इंडस्ट्री ने अपने आप को एक रिलायबल एक्सपोर्टर के तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में एस्टैब्लिश किया था। ऐसे बैन्स और ऐसे ड्यूटी इम्पोज करने पर एक डिपेंडेंसी ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स जो थी अफ्रीकन मार्केट की, जो हम लोगों ने बनाई थी, और जो एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बनाई थी, उस पे काफी क्वेश्चन मार्क लगते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के जो प्लान बन रहे थे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ राइस मिलिंग कैपेसिटी, बड़ी कंपनीज आने का इसके ऊपर विचार करी थी, उन सभी चीजों पर एक काफी लंबा स्टॉप लगता है। एंड जहां तक मेरा मानना है, जैसा विनोद जी ने कहा कि इथेनॉल मार्केट के लिए गवर्नमेंट ने ब्रोकन का ये स्टेप लिया है, तो मेरा ये मानना है कि एक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए दूसरी इंडस्ट्री को ऐसे पूरी तरीके से आप क्रैश नहीं कर सकते। देयर शुड बी सम रैशनल बिहाइंड इट। कुछ तो उन लोगों को भी लॉजिक देना चाहिए कि 38 लाख टन का एक्सपोर्ट था, वो रातों रात अगर बंद करते हैं, एंड हम जो चावल एक्सपोर्ट कर रहे थे वो दूसरे कंट्रीज में डायरेक्ट कंजम्पशन में जा रहा था। वो ऐसा नहीं था कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे दैट वाज गोइंग फॉर इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी यूज। इट वाज फॉर प्राइमरी यूज फॉर मोर देन 20 कंट्रीज, व्हिच वाज गोइंग फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन।
तो मेरा ये मानना है कि सिचुएशन काफी चिंताजनक तो है ही। जो स्टॉक पर हम बैठे हैं, 1 हफ्ते का टाइम दिया है। आज काकीनाडा पोर्ट और बाकी पोर्ट में मॉनसून चल रहा है, काफी बारिश है, लोडिंग हो नहीं पाएगी। तो काफी असमंजस और काफी तकलीफों से अभी तो आज का समय एक्सपोर्टर्स के लिए काफी खराब है। ऑल राइट, और जैसे कहा गया कि अभी फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे यहाँ पर बातचीत भी कर रहे हैं चावल इंडस्ट्री के संग। उनकी स्टेटमेंट्स भी फिलहाल यहाँ पर आ रही हैं, जो हम आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। चिंताजनक बात है, इमीडिएट सडनली यहाँ पर एक्सपोर्ट बैन लगाया गया है, और ऐसा सरकार ने पहले कहा था कि चावल में कोई चिंता नहीं है, अगर कुछ हुआ तो देखेंगे। तो क्लियरली ये नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने अपनी जो नीयत है वो क्लियर करी है कि जो पारबॉइल्ड है और जो बासमती राइस है उसके ऊपर यहाँ पर कोई बैन नहीं है, लेकिन वाइट एंड ब्राउन राइस के एक्सपोर्ट्स पे 20% ड्यूटी है, और जो ब्रोकन राइस है उसको पूरी तरह से यहाँ पर ब्लैंकेट बैन किया गया है। क्लियरली एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए एज ऑफ नाउ। बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, विनोद जी साथ जुड़ने के लिए और वो दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। जैसे आप लोग ने कहा कि सरकार के साथ यहाँ पर बातचीत अभी जारी है और आपको अपना यहाँ पर पक्ष रखने का मौका भी शायद आगे मिलेगा। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे नॉन एग्रो स्पेस की, क्योंकि यहाँ पर सभी कमोडिटीज में काफी उठापटक है। 2 इंटरेस्ट रेट हाइक सेंट्रल बैंक्स की तरफ से हम इसी हफ्ते में देख चुके हैं। 21 तारीख को यहाँ पर यूएस फेड की मीटिंग भी है। उस बीच इस दौरान कैसे बनाए स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको। एक बार फिर से स्वागत है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और इसरो की हमारी ये यात्रा जारी है। हमने आपसे कहा था कि अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब हम इसरो के यात्रा के उस हिस्से में आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े स्पेस एक्सपीडिशन किए गए, यानी कि चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, चंद्रयान 2 की यात्रा हुई। तो आइए इसरो की इस पूरी कहानी को भी हम भी नजदीक से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसरो ने इन बड़े एक्सपीडिशंस को अंजाम दिया। सबसे पहले चंद्रमा की तरफ जाएंगे चंद्रयान 1 में। मिशन चंद्रयान एक महत्वाकांक्षी मिशन था इसरो के लिए, जब उसने अंतरिक्ष में अपनी दूरी को थोड़ा और बढ़ाया और चल पड़ा चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा पर पहुंचकर या उसके ऑर्बिट में पहुंचकर यहां पर बहुत सारे काम होने थे। 2008 22 अक्टूबर को चंद्रयान ने उड़ान भरी, यहीं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इस मिशन की लाइफ 2 साल रहने वाली थी, यानी इसके साथ जो ऑर्बिटर पहुंच रहा था चंद्रमा की कक्षा में, वो 2 साल तक चंद्रमा के चक्कर लगाकर धरती पर कुछ अहम जानकारियां भेजने वाला था। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रमा पर पानी के कणों की खोज करने वाला हमारा चंद्रयान 1 ही था। तो ये पूरा मिशन बड़ा एक्साइटिंग था, एक ही बार में सफलता यहाँ मिल रही थी। और जिस रॉकेट में ये सफर पूरा गया वो था PSLV XL C11, और खर्च देखिए महज 386 करोड़ रुपए। ऐसे रकम आपको बड़ी लगेगी, लेकिन जब आप दूसरे देशों की तुलना में देखेंगे तो इसरो ने इस मिशन को बहुत ही किफ़ायती अंदाज में सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। और इस तरह से उसने बता दिया दुनिया को कि इसरो में कितनी ताकत है। लेकिन इसरो यहीं रुकने वाला नहीं था, अगली नज़र थी उस लाल ग्रह यानी मंगल पर, और तैयार था मंगलयान। चलिए सीधे मंगलयान से चलेंगे मंगल की तरफ। मंगल ग्रह पर आपका स्वागत है। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो के इतिहास का सबसे सफल मिशन या अभियान कहा जा सकता है। 2013 में मंगलयान 1 ने उड़ान भरी भारत के श्रीहरिकोटा से
सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और ये यात्रा लंबी होने वाली थी क्योंकि मंगल तक की दूरी थोड़ी ज़्यादा थी और इसको तय करने में वक्त लगना था। ये मिशन भी 2 साल का था, यानी जो ऑर्बिटर मंगल तक पहुंचता उसे 2 साल तक मंगल ग्रह के चक्कर लगाकर हमारे पास बहुत ही कीमती जानकारियां मंगल ग्रह के बारे में भेजनी थी। तो जैसा मैंने कहा, लंबी यात्रा थी तो उसकी तैयारियां भी लंबी थी। आपको याद होगी मिशन मंगल, वो मूवी जिसमें इस पूरी यात्रा को दिखाया गया है, कितने चैलेंजेस थे और उसके लिए खास तैयारियां की गई थी। जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, जहां पर हल्का सा इजाफा आज देखने को मिला है। इवन एज यूएस का इन्वेंट्री डेटा काफी बेरिश रहा, उसके बावजूद भी हमने देखा कि कुछ खरीदारी यहाँ पर भावों में देखने को मिली है। क्लियरली रशिया की जिस तरह की स्टेटमेंट है उसका फायदा है। इन एनी केस काफी हद तक हमने भाव यहाँ पर ओवर सोल्ड होते हुए देखे थे, तो कुछ यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन भी परहैप्स स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स की तरफ से बनती हुई नजर आई हैं। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल के मूव्स? देखिए मनीषा जी, कच्चे तेल में अभी भी मुझे काफी मंदी लग रही है। इनफैक्ट लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि 6,600 6,700 तक के स्तर आपको देखने मिलेंगे और वो ऑलरेडी आ चुके हैं। फंडामेंटली अभी भी मार्केट में बायर्स है नहीं। जिस रफ्तार से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से डॉलर बढ़ रहा है, उस कारणवश मुझे नहीं लगता कि कमोडिटी मार्केट एज अ बास्केट ये लेवल पे सस्टेन होगा। अभी भी मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, बट वो ज्यादा करके नेचुरल गैस की तरफ बेट करते हैं। अभी करंटली समर डिमांड है नहीं, समर खत्म हो चुका है। विंटर नवंबर से स्टार्ट होगा, अक्टूबर नवंबर से। तो करंट सिनारियो में मंदी जारी रहेगी और डॉलर अगर कंटिन्यू रहा तो ये मंदी और बरकरार रह सकती है। 6,500 तक के स्तर के लिए, यानी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $80 नाइमेक्स के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि उछाले बेचो। जब तक टेक्निकली मार्केट 7,000 के नीचे रहेगा तब तक मार्केट में मेजर मंदी रहेगी और फंडामेंटली भी बायर्स तभी आएंगे जब मार्केट स्टेबल होगा। अगर आप देखिए अराउंड द वर्ल्ड मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन था उस कारणवश मार्केट 139 तक चली गई थी। उसके बाद में $100 के लेवल्स देखने मिले और अगले ये महीने में ऑलमोस्ट $80। तो ऑलमोस्ट 60 से $50 की गिरावट आपको 6 महीने के अंतराल में देखने मिली है। तो ये डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए ये स्टैग्नेंट नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये अनइवन है और इसे डाइजेस्ट करने में इसे बहुत टाइम लगेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फंडामेंटली और भी इसमें प्रेशर रहेगा और जो डेवलपिंग कंट्री है, स्पेशली इंडिया देखिए, उसके लिए काफी फायदे का सौदा रहेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन रुपया ज्यादा नहीं होगा। और एक्सपेक्ट करिए कि ये जो मंदी है वो बरकरार रहे, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी फायदे का सौदा रहेगा। ऑलराइट, तो आज जो तेजी है बेचने की, उसके ऊपर राय है। जैसे धर्मेश आपको कह रहे हैं 84 के आसपास नाइमेक्स यहाँ पर और ऑलमोस्ट 90 को छूता हुआ यहाँ पर ब्रेंट फिर से नजर आया है, लेकिन बिकवाली की राय अभी भी बरकरार है। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे और अभी कैसे देखते हैं आप इस स्पेस को, क्योंकि डॉलर में जो रैली में पॉज है उसका फायदा है। इसके अलावा कॉपर में एस्कॉन्डिडामाइन को लेकर चिंताएं हैं। चाइना में यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेटल्स ओवरऑल काफी सारी चीजों से फिलहाल सपोर्ट ले रहे हैं। रवि, आप म्यूट पर हैं। रवि, आप अब भी म्यूट पर हैं। हेलो, या एम आई ऑडिबल? हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू। बेसिकली जो 2 दिन से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है उसका आपने राइटली पॉइंट आउट किया। चाइना से पॉजिटिव न्यूज आए थे। डॉलर इंडेक्स जो 110 के लेवल के क्रॉस करके ट्रेड कर रहा था वो आज 108.90 के करीब आ चुका है, तो उसका बेनिफिट ले रहा है। बट मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे सस्टेनेबिलिटी थोड़ा मुझे वहां पे वीक दिख रहा है। आज ईयू की मीटिंग है, काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एनर्जी को लेके आने हैं, तो इससे तय होगा कि आगे जाके मेटल डिमांड क्या रहेगी। जो भी ग्लोबली सेंट्रल बैंकर्स है उसकी स्पीच एग्रेसिव आ रही, हालांकि थोड़ा बहुत मार्केट उसको डिस्काउंट करके चल रहा है, तो इतना इफेक्ट डायरेक्टली हमें रिस्क एसेट क्लास में नहीं दिखा है। डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा अनवाइंडिंग है, बट अगर आप बॉन्ड यील्ड देखें वहां कोई करेक्शन नहीं है। 330 के लेवल पे यूएस का 10 साल का ट्रेजरी यील्ड है, वो सस्टेन है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा सस्टेनेबिलिटी कम रहेगा। हाँ, कॉपर अपने 2 से 3 रीजन है, वहां सप्लाई के इश्यू इस हिसाब से स्टेबल है, बट मुझे वीक एल्यूमिनियम दिख रहा है। वहां पे मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे बेच के चलना चाहिए। 204 के करीब बेच के चले। 286 का स्टॉप लॉस डाउन साइड, 195 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में और इंट्राडे में 199 तक के टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और साथ में मुझे लग रहा है कि जिंक में भी ये जो शॉर्ट कवरिंग आया है थोड़ा सस्टेनेबिलिटी मुझे वहां भी कम दिख रहा है। 292 293 के बिटवीन बेच है, तो 295 के स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड 285 तक के टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो भी उछाल है उसका यूज करके एक बार सेलिंग का कॉल लेना चाहे
कॉपर में बिकवाली से बचे। हालांकि जिंक एंड एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये वीकनेस जारी रह सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हुई मेटल्स की, लेकिन अगर प्रेशियस मेटल्स पे ध्यान दें तो यहाँ पर भी हल्का सा इजाफा देखने को मिला है। हमने बैंक ऑफ कनाडा और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से यहाँ पर 75 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक होता हुआ देखा है। उसका इम्पैक्ट तो यहाँ पर मार्केट्स में है, लेकिन एक स्टेबिलिटी भी यहाँ पर अब बनती हुई नजर आई है। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये मार्केट में ऑलरेडी एंटीसिपेट था कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट की तेजी मार्केट में आ सकती है रेट्स में, और वही हुआ। उस कारणवश आप देखिए मार्केट में एक रिबाउंड आया है, बट ये टेम्पररी फिनोमिना है, क्योंकि अगर आप देखिए फंडामेंटली अभी भी रेट्स हाइक आगे जाके आने की गुंजाइश है। डॉलर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है तो कमोडिटी मार्केट में इसे डबल इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये लेवल एक शॉर्ट कवरिंग है, वीकेंड का शॉर्ट कवरिंग भी देख सकते हो आप। बट आगे चल के मुझे लगता है कि जो 1700 का जो एक की लेवल है, मार्केट कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा है और आगे चल के ये ब्रीच हो सकता है। 1680 1675 तक के ऑप्शंस आप मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आ सकते हो, और वहां पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो या कॉल ऑप्शन ले सकते हो। बट करंट लेवल पे डोमेस्टिक मार्केट में 50,000 के स्तर शीघ्र ही ब्रेक होंगे। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 1700 के स्तर आपको ब्रेक होते देख सकते हैं। तो मैं ओवरऑल बेस मेटल और बुलियन पैक दोनों में मंदी में हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मंदी जारी रहेगी। ऑलराइट, यानी कि मेटल्स की जो गिरावट है वो अभी पूरी नहीं हुई है। अपटिक्स पे बिकवाली की ही राय हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर आपको देते हुए। रवि, धर्मेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय भी देने के लिए। और बात अब करेंगे मनी कंट्रोल प्रो की, जहां पर बेहद आकर्षक ऑफर्स हैं। मनी कंट्रोल फाइनेंशियल आज़ादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या यूं कहें मुफ्त में पा सकते हैं। अब आपको इसके लिए रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर्स की ओर से मिलेंगे ₹1500 के आकर्षक वाउचर्स। इसलिए देर ना करें, मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर जाएं और 15 सितंबर तक इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाएं।